साथियों, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पुलिस की यूपी पुलिस की जीके जीएस की ये आपकी स्पेशल क्लास। इसमें हम कवर करते हैं आपके री एग्जाम के लिए केवल रिवीजन क्लास। ये आपकी है जीके जीएस की। यदि आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसमें हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा आज का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के सीक्वेंस से मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जालान या पी चिदम्बरम? किसको कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, देखिए ये जो हैं ये आप याद करते चलिए, रटते चलिए। ये हम आपको आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है आपसे कि पूंजी बाजार का क्या मतलब है, पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन आ गए, शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से या ये सभी। तो मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट? तो इसका मतलब है आपका शेयर बाजार। अगला प्रश्न है निफ्टी, NIFTY। निफ्टी किससे संबंधित है? आप सभी ने सुना होगा निफ्टी क्या होता है। कपड़ा बाजार कीमत सूचकांक से, उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जो निफ्टी का संबंध है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स से। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी जो इंडेक्स जारी होती है उस इंडेक्स से ये संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? देखिए कुछ समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती हैं। तो ये वो समितियां हैं जो आपके एग्जाम में तो जरूर पूछी जाती है। एक प्रश्न तो बन ही जाता है समितियों से, तो आपको पता होना चाहिए। राजा चलैया समिति जो है वो संबंधित है आपकी कर सुधारों से। ठीक है, नोट रखिएगा कि राजा चलैया समिति किससे संबंधित? कर सुधार से ये संबंधित। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री या नीति आयोग के उपाध्यक्ष? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, लिख लेना और दिमाग में इसको बिठा लेना। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं, वो हमारे जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर में क्या शामिल है, में कौन शामिल होते हैं? केवल केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस, केवल राज्यों के इनडायरेक्ट टैक्स, केंद्र और राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स, या इनमें से कोई नहीं? जबकि आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी में क्या शामिल होता है। जीएसटी में शामिल होता है केंद्र और राज्य के दोनों के इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो सीधा सेंट्रल को जाता है। ठीक है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों के जो अप्रत्यक्ष कर है वो क्या है? वो है आपका जीएसटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में जो संघ का जो सेंट्रल का जो टैक्स है उसमें राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो? इस बात को कौन डिसाइड करता है? क्या वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग या वित्त मंत्रालय? इनमें से वो कौन है जो ये डिसाइड करता है कि जो सेंट्रल का टैक्स है उसमें राज्य का हिस्सा जो है वो किस प्रकार का है? तो ये आपका डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनमोहन सिंह, वसंत सेठ, शिव शंकर या एन के सिंह? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके, ये हैं आपके एन के सिंह। अगला प्रश्न है, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? ठीक है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। और आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले जो वैट है ये लागू किया गया था आपका फ्रांस में। ये इंग्लिश वाले भी अपना कवर करते चले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश ही कवर करते हैं। तो हमारे पास ये बाइलिंगुअल है, दोनों ही लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ प्रश्न आपका होता है। तो आप जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अपना कवर करते चले साथ साथ। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स की स्थिति में जो करापात है और कराधान है वो क्या होता है? वो होता है मतलब कैसे? दो विभिन्न व्यक्तियों पर, एक ही व्यक्ति पर, दूसरे अन्य व्यक्ति पर, या
उस विभाग पर जो कर लेता है, किस पर होता है ये? तो ये होता है आपका एक ही व्यक्ति का। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हम इसे गलत कर देते हैं। मनोरंजन कर, संपदा कर, आयकर या निगम कर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है और बाकी जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है? तो देखिए, केवल जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, जो मनोरंजन कर है, इसको आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। बाकी ये जो तीनों है ना, ये सेंट्रल के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स हैं। चलिए, अच्छा, ठीक है, चलिए एक चीज और आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या विक्रय कर, इनमें से वो कौन है जो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है? तो डायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है आपका सेल्स टैक्स, बाकी ये डायरेक्ट टैक्स है और ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स है? विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर या मनोरंजन कर? तो अभी हमने पीछे पढ़ा मनोरंजन कर तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, और वैसे भी ये इनडायरेक्ट है। तो ये जो संपदा कर है यानी जो वेल्थ टैक्स है, ठीक है, ये वेल्थ टैक्स जो है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से जो कौन सा कर है वो केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? डायरेक्ट टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या मनोरंजन कर, इनमें से कौन सा है जो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपकी केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारतीय हीरा संस्थान के बारे में। ये कहाँ है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर? ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। बात हो रही है भारतीय हीरा संस्थान, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? तो भिलाई स्टील संयंत्र कैसा उपक्रम है? सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त? ये कौन सा है? सार्वजनिक निजी का मतलब होता है पब्लिक और प्राइवेट मिक्स, ये है कोऑपरेटिव, ये है प्राइवेट, ये है पब्लिक। तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है वो कैसा है? देखिए, ये पब्लिक यानी सार्वजनिक जो है उपक्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। पहला है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, दूसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आगे है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, उसके बाद है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। वर्ष है 1964, 1985, 1994 या 1955, आपको मैच करना है तो सही आंसर जो है आपका ये होगा आपका जो आपका भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम है, ये आपका संबंधित है वर्ष 1955 से। और बात करते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई 1964 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना हुई आपकी 1985 में। और बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसकी स्थापना हुई आपकी 1994 में, यानी कि ऑप्शन बी 4123, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 4123 आपका सही आंसर होगा। इंग्लिश वाले भी अपना कवर करते चले। चलिए, अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति है वो किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? अच्छा प्रश्न, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शंस हैं राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा या पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। यानी कि जब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण आए थे देश में, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? किसके द्वारा ये घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। तो बताइए, इको मार्क, हॉल मार्क, रग मार्क या एग मार्क, ये किससे संबंधित है? आपके अपोजिट दिए हैं, 2 लिस्ट आपको दी है कि आपको बताना है, कुछ मार्क दिए हैं, ये कब दिए जाते हैं और किससे संबंधित है? पर्यावरण गुणवत्ता, बाल श्रम प्रतिषेध, स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता और कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता। देखिए, इनमें सबसे पहले जो आप जानते होंगे वो आप जानते होंगे हॉलमार्क।
आपने सुना होगा कि जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, जो स्वर्ण के आभूषण बनाए जाते हैं, उनमें क्या लगता है? उनमें लगता है हॉलमार्क। हॉलमार्क किसी और चीज में तो लगता नहीं है। हॉलमार्क लगता है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता की जांच के लिए जो होता है, उसको हम हॉलमार्क कहते हैं। तो इनको ढूंढने का सबसे आसान तरीका होता है इन चारों ऑप्शन में जब भी आपके सामने लिस्ट वाले इस तरीके से ऑप्शन आ जाएं, आप ये देखें इनमें से आप किसको जानते हैं, इनमें से कौन सी चीज है जिस जो आपको आती है, तो सबसे पहले उसी को पकड़िए। तो अब आपने हॉलमार्क पकड़ा है, यानी बी का ऑप्शन है 3। अब यहाँ में आंसर ढूंढिए जहां बी के 3 है। तो बी के 3 दो जगह है, एक ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन बी में। तो आप डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, अब आप आ जाइए। लेकिन आपको ये जरूर कंफर्म हो गया है कि सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते हैं तो केवल ए या बी में से ही कोई सा सही हो सकता है। यानी कि आपके एग्जाम के इस क्वेश्चन के सही होने के 50% चांसेस आपके क्लियर हो गए हैं। समझ गए? अब चलते हैं इको मार्क। अब मैं आपको बताती हूँ इको मार्क जो संबंधित है और इसके ऑप्शन देखिए। इको मार्क आपने सुना होगा, ये संबंधित है आपका पर्यावरण की गुणवत्ता से। ये आपको पता होना चाहिए। आजकल ये वर्ड बड़ा चर्चाओं में रहता है। पर्यावरण को लेकर जो हम चीजें बनाते हैं ना, उसपे इको मार्क लगा होता है। इको मार्क एक लगा होता है, जैसे हॉलमार्क लगा होता है, ऐसे ही इको मार्क है। ये चीज पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, या कितना एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए जो मार्क लगाते हैं उसे हम इको मार्क कहते हैं। अब ए का ऑप्शन है ए। तो ए का ए इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आप क्लियर हो गया कि इसका आंसर है आपका ए। क्योंकि अब आपको दो पता चल गए थे कि इस तरीके से कनेक्ट किया करें। एग्जाम में आप कनेक्ट करेंगे तो एकदम चीजें सीख जाएंगे। अब सी का है 2, यानी कि रगमार्क यूज होता है बाल श्रम प्रतिषेध के लिए और एग मार्क यूज होता है आपका कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। तो आपका जो सही आंसर है 1324, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। इंग्लिश वाले अपना आंसर इससे कवर करें, इको मार्क, होल मार्क, रग मार्क और एग मार्क से। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है और सूचियों के साथ ही दिए गए कूट का सही उत्तर आपने चुनना है। आजकल लिस्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? विशाखापत्तनम, मुरी, गुरुग्राम, पनकी, और ये है मोटर गाड़ियां, पोत निर्माण, उर्वरक और एल्यूमिनियम। तो ये जो है आपका, आपको बताना है कि ये क्या चीज किस उद्योग के लिए फेमस है, कौन सा स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है। विशाखापत्तनम किसके लिए फेमस है? देखिए इन चारों में से। मुरी किसके लिए फेमस है? आप देखिए। गुरुग्राम किसके लिए फेमस है? तो देखिए जितना मुझे पता है, गुरुग्राम आपका मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बात आती है पन की। अब आप बताइए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन गुरुग्राम मोटर गाड़ियों के लिए है, यानी डी का, सी का ऑप्शन ए है। और सी का एक ही जगह ए आ रहा है, वो भी डी में। और देखिए यही आंसर आपका सही है। कैसे? विशाखापत्तनम आपका संबंधित है विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए, ये सभी को पता है। मुरी संबंधित है आपका एल्यूमिनियम से। ठीक है, मुरी किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम से। और पनकी किससे संबंधित है? उर्वरक से। गुरुग्राम आपका मोटर गाड़ियों से संबंधित है। तो 2413 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से करना है एग्जाम में, लिस्ट को बड़े ध्यान से मैच करना है। पहले ये चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर इनके अगेंस्ट देखना है क्या लिखा है, और फिर देखना है कि आप इनमें से किसको जानते हैं। और यदि चारों में से किसी को नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए कनेक्ट करने की। क्योंकि जब आपने उस चीज का नाम देखा होगा, सुना होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा, तो उसे कनेक्ट कीजिए कि रिलेट कीजिए किससे वो रिलेट हो सकती है। इंग्लिश वाले अपना कवर करें। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन जो है उसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? क्या टमाटर, प्याज, आलू का मूल्य नियंत्रण, क्या अनाजों के मूल्य का नियंत्रण, दलहनों के मूल्य का नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ऑपरेशन ग्रीन है वो आपका संबंधित है टमाटर, प्याज और आलू के मूल्य नियंत्रण से। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किससे संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से, बैंकिंग के क्षेत्र से, वित्तीय क्षेत्र से, या सार्वजनिक उपक्रम से? किससे संबंधित है ये जो आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है? तो ये संबंधित है आपकी कृषि के क्षेत्र से। ठीक है, तो जो किसान संपदा योजना संबंधित है ये आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की बात हो रही है। 2002 में, 2003 में, 2004 में, या 2005 में? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का आपका गठन होता है वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति से में जो हरित क्रांति है उससे भारत के कौन से राज्य सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए?
देखिए हरित क्रांति यूँ तो पूरे कोशिश की गई कि देश में लागू की गई, परंतु कुछ जगह ऐसी थी, कुछ राज्य ऐसे थे जिनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। वे राज्य कौन-कौन से थे बताइए? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। देखिए मैं आपको बता दूं हरित क्रांति से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो राज्य हैं आपके वो हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए आपके हरित क्रांति से। चलिए अगले प्रश्न को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सबसे ज्यादा सहायक है? पर्यावरण संरक्षण में यानी कि वो कौन सी प्रकार की खेती है, कौन से प्रकार की कृषि है जिससे हमारा पर्यावरण भी बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। बताइए, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, कांच गृह यानी ग्लास हाउस में पौधे उगाना, स्थानांतरित खेती या जैविक खेती। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी खेती है वो है आपकी जैविक खेती। जैविक को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? ये ऐसी खेती होती है जिसमें हम केमिकल से बनी कोई चीज यूज नहीं करते। करते हैं तो ना के बराबर, वैसे हम करते ही नहीं हैं। इसमें क्या है जो खाद भी डाला जाता है वो गोबर से बना खाद डाला जाता है और या केचुए द्वारा जो खाद बनाया जाता है गोबर से वो खाद डाला जाता है। या ऐसी ऐसी चीजें इसमें डाली जाती हैं जिनका उर्वरक से जिनका केमिकल से कोई लेना देना नहीं होता। और जो इसमें पौधों में छिड़काव किया जाता है कीड़े यदि खेत में खेती में कृषि में कीड़े लग जाते हैं उनको हटाने के लिए भी इसमें नीम के पत्तों का और न जाने क्या क्या छिड़काव किए जाते हैं परंतु केमिकल यूज नहीं किया जाता। तो ये चीजें स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही सलामत रहती है, हमारी मिट्टी खराब नहीं होती है। जबकि उर्वरक वो जो बोलते हैं केमिकल वाले डाल डाल के हमारी मिट्टी जहर बनती जा रही है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट है कृषि का तरीका, कृषि की प्रक्रिया वो कौन सी है? वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक खेती। जैविक खेती को आजकल सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, किसानों को बहुत सपोर्ट कर रही है ताकि स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारे पर्यावरण को भी बचाया जा सके। तो चलिए आज की इस क्लास में केवल इतना ही, इसमें हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। ठीक है? ये आपकी यूपी पुलिस की जो रिवीजन क्लास है वो है। तो क्लास अपनी कवर करते रहिए, अपनी पढ़ाई साथ-साथ करते चलिए। तो चलिए साथियों मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। अपने इस क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम आ रहा है यूपी पुलिस का। आपके कोशिश कीजिए आप भी सेलेक्ट हो, आपके साथी भी सेलेक्ट हो। ठीक है? तो शेयर कीजिए वीडियो को। मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।